नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में वीडियो नंबर हमारा ये जो है 4 रहेगा। ठीक है, इस वीडियो में ये सीरीज के अंदर हम संपूर्ण भारत का जो भूगोल है उसको करा रहे हैं। जो लूसेंट के क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इमेज के साथ और आपको जो है ट्रिक के साथ सारी चीज़ें और जो है विस्तार के साथ आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। प्रश्न है हमारा, भारत की मानक समय रेखा यानी कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो भारत की मानक समय रेखा है, ये भारत के 5 राज्य कौन कौन से हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये जो आप देख रहे हैं ये भारत की समय मानक रेखा, ठीक है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने नाम बता दिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इससे होकर गुजरती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के इन जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला है, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं। देखिए, ये हो गए भारतीय मानक रेखा, ठीक है, और ये कर्क रेखा, ये एक दूसरे को इस बिंदु पर काटते हैं। यहाँ पर एक जगह पड़ती है छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला, तो एक दूसरे को यहाँ पे काटती हैं। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला है, कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदानों से जोड़ता है। तो कौन सा, तो बुर्जिल दर्रा। कौन सा, बुर्जिल दर्रा, ठीक है, यहाँ से जोड़ता है। ठीक है, ये आप चित्र में जो है बुर्जिल दर्रा ये यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। तो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये देखिए लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पहाड़ है। ठीक है, तो कौन सा दर्रा, तो जोजिला दर्रा। क्या, जोजिला दर्रा जो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। बाकी ये एक्स्ट्रा डिटेल है। ठीक है, अब देखिए अगर आपके मन में आए कि दर्रा किसे कहते हैं, तो देखिए जैसे ये पहाड़ हैं, ये 2 पहाड़ हैं, तो पहाड़ों के बीच जो सकरी रास्ता होती है, ठीक है, उसे दर्रा कहा जाता है। ठीक है, अगला है, सियाचिन और हिस पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित हैं। तो किस हिमालय पर स्थित हैं, तो ये बृहद हिमालय पर स्थित है। किस हिमालय पर, ये बृहद हिमालय पर स्थित है। ठीक है, सियाचिन और हिस पर ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, ना कि बृहद हिमालय में। ठीक है, ये बृहद हिमालय में, आप इसको याद रखिएगा थोड़ा सा आप इसको, तो ये बृहद हिमालय में स्थित है। अगला है, 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच का विवाद है। जो 3 बीघा कॉरिडोर है भारत और बांग्लादेश के विवाद है। ठीक है, तो ये 3 बीघा कॉरिडोर किसका, भारत और बांग्लादेश की जो विवाद है। ठीक है, तो 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच एक विवादित क्षेत्र है। ये बांग्लादेश की सीमा से सटी भारत की एक भूमि की पट्टी है, जिसे बांग्लादेश को पट्टे पर दिया गया था ताकि वो मुख्य रूप से अपने जो 2 दहाग्राम और अंगूर पाटा को पहुंचा सके। तो 3 बीघा कॉरिडोर, ये 3 बीघा जो है, ये जो विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच है। अगला है, झेलम नदी कहाँ से निकलती है। तो झेलम नदी एक जगह है, शेषनाग झील या बेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर में है, तो यहीं से झेलम नदी निकलती है। तो ठीक है, तो आपको याद समझ में आ गया। जम्मू कश्मीर में एक झील है जिसे शेषनाग झील या बेरीनाग झील कह सकते हैं। ठीक है, वहीं से झेलम नदी निकलती है, आप देख सकते हैं झेलम नदी है। ठीक है, तो यहीं से जो है, यहाँ से झेलम नदी कुछ इस प्रकार से निकलती है। अगला है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो चिनाब नदी है, उसका उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश, चंद्र और भागा के संगम से निर्मित। देखिए जो वो चिनाब नदी है इस प्रकार है। ठीक है, तो एक धारा है मान लीजिए चंद्र धारा है और ये भागा धारा है। जब दोनों ये यहाँ पे मिल जाती हैं तब आगे एक नदी निकलती है, उसी को कहा जाता है चिनाब नदी। यही इसमें डिटेल में बताया गया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है। जो भारतीय महाद्वीप था ये गोंडवाना लैंड का, किसका, गोंडवाना लैंड का एक पहले हिस्सा था। ठीक है, गोंडवाना लैंड जो कि प्राचीन महाद्वीप था, में आज कई महाद्वीप और उपमहाद्वीप शामिल थे, जैसे कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अरब, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यह अनुमान लगाया जाता है कि यह महाद्वीप लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल में टूटा था और अलग अलग प्लेटों में विभक्त हो गया था, जिससे आज के महाद्वीप अस्तित्व में आए हैं। ठीक है, अगला है,
भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? जो भारत है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, किसमें? दक्षिण में स्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कौन सा? भारत। देखिए ये क्या है? एशिया महाद्वीप, और नीचे साइड क्या है? दक्षिण। तो भारत दक्षिण में स्थित है। अब देखिए कैसे, ये देखिए आपको दिशा पता ना, इसे उत्तर कहते हैं, इसे दक्षिण, और इसे क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं, इसे पूरब कहते हैं। तो नीचे ये देखिए एशिया महाद्वीप, नीचे नीचे क्या? दक्षिण। तो दक्षिण में स्थित है भारत। ठीक है, अगला है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो किसके किसके बीच? अरावली विंध्य और अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच। देखिए ये अरावली होगा, ये मालवा का पठार देखिए स्थित है। ठीक है, अगला है काठियावाड़ प्रायद्वीप किस राज्य में स्थित है? काठियावाड़ कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। देखिए काठियावाड़ प्रायद्वीप भारत के, देखिए प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो तीनों तरफ से जल से घिरा हो। तो प्रायद्वीप भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, इसे सौराष्ट्र के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रायद्वीप भारत की सीमा से लगा हुआ है और लगभग 61,000 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो ये है काठियावाड़। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में। अगला है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भारत के किन राज्यों में फैली है? जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है भारत के किन राज्यों में फैली है? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। कुछ इस प्रकार फैली है। देखिए आप चित्र में देख सकते, कुछ इस प्रकार फैली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, कई लोग उत्तर प्रदेश गलत कर देते। तो याद रखिए मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ गुजरात से चालू होती है और ऐसे फैल जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है भारतमाला परियोजना, जो भारतमाला परियोजना है किससे संबंधित है? जो भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। इसके अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम है मुख्य रूप से भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों को नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए ये किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक आकाशगंगा की जो सबसे नज़दीक जो गैलेक्सी है उसको कहा एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहा जाता है। ठीक है, एंड्रोमेडा आकाशगंगा है जिसे मेसियर 31 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह एक सर्पिल आकाशगंगा है जो पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। यह मिल्की वे से सबसे प्रमुख आकाशगंगा, देख कितनी दूर है लेकिन सबसे पास में यही है। वायुमंडलीय दाब किस से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब ये बैरोमीटर से मापा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि वायुमंडल में कितना प्रेशर है, कितना दाब है, किससे? बैरोमीटर से मापा जाता है। देखिए ये यंत्र है और ये प्रेशर बताएगा कितना प्रेशर, स्केल जितनी ऊपर तक जाएगी तो प्रेशर इससे मापा जाता है। अगला है ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? जो ब्लू माउंटेन के नाम से जो है नीलगिरी को जाना जाता है। अगला है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जो भारत में हरित क्रांति का जनक तो आपको सब पता है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इन्हें इस बार भारत रत्न मिला है, तो ये भी याद रखिएगा, इन्हें जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर वहीं से पूछ ले विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व में जो नॉर्मन बोरलॉग जी को का नाम आपको याद रखना है। अब MS का कई बार फुल फॉर्म पूछा था। MS स्वामीनाथन में MS का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि MS से मतलब क्या है? तो मन कोम्बू, M का मतलब है मन कोम्बू समन शिवन स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन के पूरा नाम आपको याद रखना, पूछा गया है। ठीक है, और दुनिया में तो नॉर्मन बोरलॉग मैंने आपको बता दिया। अगला है लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो लाल सागर है भूमध्य सागर से सुएज नहर जोड़ती है। अब देखिए ये आपको मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए एक सागर है लाल सागर, रेड सी जिसे कहा जाता है, एक सागर भूमध्य सागर। ठीक है, इन दोनों को जोड़ती है सुएज नहर, ये सुएज कैनल जिसे कहा जाता है, सुएज नहर ये इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, तो इसी पूछा जाता है लाल सागर और भूमध्य सागर कौन सी नहर जोड़ती है? तो सुएज नहर जोड़ती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन जो एंथ्रासाइड में पाया जाता है, एंथ्रासाइड। ठीक है, याद रखना। अब मैं आपको पूरे कोयले के प्रकार पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कोयले के प्रकार आपको पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले आप पढ़िए एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड जो है सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। जितना उच्च क्वालिटी का कोयला होगा उसमें जो है सबसे कम धुआं होगा, इतना आपको याद रखना है। तो एंथ्रासाइड
सबसे अच्छा कोयला होता है। ए पकड़ लीजिए यहाँ से, ए सबसे अच्छा कोयला है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। इसको ईंटा पकाने के लिए काम की लाया जाता है। इसके बाद आता है बिटुमिनस, ए के बाद बी, तो सबसे पहले ए आता है तो ए अच्छा है। इसके बाद आता है बी बिटुमिनस, तो बिटुमिनस जो है एंथ्रासाइट से कम अच्छा है, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना। इसमें कार्बन की मात्रा जो है एंथ्रासाइट से थोड़ा सा कम होती है। इसके बाद आता है सब बिटुमिनस, तो इसमें जो है बिटुमिनस की मात्रा कम होती है उसकी अपेक्षा। इसके बाद है लिग्नाइट, तो लिग्नाइट सबसे निचली क्रम का होता है और इसमें जो है सबसे ज़्यादा धुआं होता है। आपने देखा जो लकड़ी से, हमारे घरों में लकड़ी से जो कोयला प्राप्त होता है ये लिग्नाइट कोयला ही है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला है कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है, तो कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आपको यहाँ से ये तमिलनाडु याद रखना, देखिए कोरोमंडल तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। ये आप यहाँ से जो है देख सकते हैं। कई बार प्रश्न जो है यहाँ से बने हैं, आप थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से ये बना है कि हुगली नदी और महानदी के जो बीच का भाग है उसे उत्कल तट कहा जाता है। क्या कहा है? उत्कल तट। और यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है उत्तरी सरकार तट है जो किन दो नदियों में के बीच में स्थित है, तो कृष्णा नदी और महानदी के बीच में स्थित है। तो ऐसे प्रश्न जो देखने को मिलते हैं, तो आप इसको चित्र को ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, PDF ले लीजिएगा, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। अगला है भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। मानव निर्मित झील को जो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। देखिए भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। यह झील सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी थी। यह झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। इस झील का नाम सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में रखा गया था। अगला है पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में स्थित है। जो पॉइंट कालीमेरे है ये तमिलनाडु में स्थित है। ये देखिए यहाँ पे ये है पॉइंट कालीमेरे, ये तमिलनाडु में स्थित है, एकदम लास्ट में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे नागापट्टनम जिले में स्थित है। यह एक पक्षी अभयारण्य भी है। अगला है शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ। देखिए शिवालिक श्रेणी सबसे निचली श्रेणी है, ठीक है। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है इस सेनोजोइक युग में हुआ था। अगला है ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। तो ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है, तो उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो चंबल नदी पर है। आप तीनों इनको रट लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। जवाहर, राणा और गांधी, ये तीनों लोग थे, महान पुरुष थे। जवाहरलाल नेहरू जी, महाराणा प्रताप और गांधी जी, ये तीनों चंबल नदी जाया करते थे घूमने, ठीक है। तो ट्रिक याद रखिए, तीनों को चंबल नदी के पर बनाया गया है। तो ये तीनों बहुत प्रश्न में पूछे जाते हैं। अगला है दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो दक्षिण अमेरिका की बात हो जा रही तो ब्राज़ील सबसे बड़ा है। देखिए अब ब्राज़ील का ये दक्षिण जो है अमेरिका का मैप है, ये देखिए ब्राज़ील, ये येलो कलर में ब्राज़ील है, कितना बड़ा है ब्राज़ील। इसके बाद अगर आपसे सबसे छोटा पूछे कि दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश, तो सूरीनाम है। सूरीनाम एकदम कोने में, ये थोड़ा सा सूरीनाम दिख रहा है, ठीक है। तो याद रखना है। ब्राज़ील के बाद फिर अर्जेंटीना आता है, ठीक है। किस देश के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। तो पम्पास जो है अर्जेंटीना के घास के मैदान को पम्पास कहा जाता है। अब मैं प्रमुख आपको घास के मैदान बताता हूँ। तो विश्व के प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से प्रमुख घास के मैदान हैं, देखिए। जो अब यहाँ से आपको शीतोष्ण कटिबंधीय से पढ़ता हूँ। प्रेरी उत्तर अमेरिका के हैं, पम्पास अर्जेंटीना यानी कि दक्षिण अमेरिका के हैं, बेल्ट कहाँ के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं, टाउन्स ऑस्ट्रेलिया के हैं, स्टेप यूरेशिया के हैं, और पुस्ताज हंगरी के हैं, और कैंटरबरी न्यूजीलैंड के हैं, और लनास जो हैं वेनेजुएला के हैं। कंपोज कहाँ के हैं, ये ब्राज़ील के हैं। सवाना दक्षिण अमेरिका में है। पार्कलैंड अफ्रीका में है। और कटिंगा जो है ये ब्राज़ील में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से प्रश्न जो घास के मैदान पूछेगा तो यहाँ से प्रश्न आएगा, इसके बाहर से कहीं प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश सम्मिलित हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल भारत सम्मिलित है, पाकिस्तान है, और बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। तो ये सारे सम्मिलित हैं, ठीक है। देखिए भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अपना भारत तो है ही। अगला है भारत का सबसे
पश्चिमी बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु देखिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इधर क्या आता है? इधर आता है गुजरात, तो सबसे गुजरात है। और गुजरात में एक जगह गुहार मोती, तो सबसे पश्चिम बिंदु गुहार मोती है। अब इसमें आप देख सकते हैं, देखिए ऐसे मैं अगर खींच दूँ कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो उत्तर में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंद्रकौल है, लद्दाख में है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। अगर पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो किविथु अरुणाचल प्रदेश में है। और अगर उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। केप मोरियन, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है। अगला है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 15 अक्टूबर 1947 को किया गया था सर रेड क्लिफ के द्वारा। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? तो हिमालय की उत्पत्ति किस सिद्धांत के कारण हुए है? तो प्लेट विवर्तनी के कारण हुई है, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण इसकी जो है हुई है। अब ये प्लेट जो है विवर्तनी सिद्धांत क्या है? बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है देखिए सिद्धांत? यह सिद्धांत पृथ्वी की सतह को कई बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित करती है, जो कि प्लेटों में मेटल पर तैरती है और ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, अलग होती हैं या फिसलती हैं। तो इससे क्या है निर्माण होता है? हिमालय का निर्माण इसी से हुआ है। यहाँ पे आप चित्र में आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगला है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो ये सतपुड़ा रेंज में स्थित है और इसको जो है 1999 भारत सरकार द्वारा बनाया गया था और 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व में नामित किया गया था, यूनेस्को ने किया था। अगला है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। देखिए ये लंदन दिख रहा है आपको और ये नदी दिख रही है टेम्स, तो लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला है मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो जो मुंबई है वो पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा। कौन सा? भोरघाट दर्रा जोड़ता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं भोरघाट, तो मुंबई को पुणे से भोरघाट दर्रा जोड़ता है। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के जो पूर्वी तटों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला है किस मृदा को या मिट्टी को रेगुर मृदा कहा जाए? तो काली मृदा है, इसके कई नाम हैं जैसे रेह, ऊसर, कल्लर, ठीक है। तो रेगुर मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। और ज्वालामुखी के कारण जो है ज्वालामुखी के उद्गम के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ काली मिट्टी का। अगला है धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? जो धूपगढ़ चोटी है ये सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। अगला प्रश्न है ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? ग्रहों की गति के नियम जो है केपलर ने दिए थे। किसने? केपलर ने दिए थे। कहीं कहीं प्रश्न में आपको जे केपलर मिलता है तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना, उसका पूरा नाम है जोहान्स केपलर। इसने नियम दिया था कि ये गति करते हैं, घूमते हैं, ऐसा सब बताया था। एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं? तो एशियाई सिंह जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं और ये कहाँ? गुजरात में है, तो यहाँ पाए जाते हैं। अगला है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेटा है। कौन सा? डोड्डा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और तमिलनाडु राज्य में है, ऊटी के पास स्थित है। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है, जो तमिलनाडु का भी सबसे ऊंचा स्थान है। डोड्डा बेटा का अर्थ होता है बड़ा पहाड़, ठीक है, ये याद रखना है। अगला है कौन सा भारतीय राज्य अपने प्रसिद्ध बैक वाटर्स के लिए माना जाता है? तो ये केरल माना जाता है। क्या? केरल माना जाता है। अगला है भारत को दो भागों में बांटती है। तो भारत को दो भागों में कर्क रेखा बांटती है। अब सवाल आता है कर्क रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप सभी को पता ही होगा। और अगर इसकी डिग्री पूछे तो 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं आप लोग काउंट कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले काउंट कीजिए गुजरात, ठीक है। सबसे पहले कौन सा काउंट करेंगे? सबसे पहले काउंट कीजिए गुजरात, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये देखिए उत्तर प्रदेश में नहीं जाती, ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अब इसकी एक ट्रिक है, आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, राम महान। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको 4-5 राज्य मिल जाएंगे। देखिए कैसे? से राजस्थान, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। माँ से आता है मध्य प्रदेश, तो दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, 5वें नंबर पर आता है गुजरात।
तो ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा तो आप सभी को पता होगा 2 जिलों वाला है, ठीक है, जो है कौन सा, गोवा है सबसे छोटा। अगला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। 36 द्वीपों को, छोटे छोटे 36 द्वीप हैं, उनको मिला के एक द्वीप बनता है जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है। अगला है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य, जो तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है वो उत्तर प्रदेश से, आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश। अब देखिए सबसे जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़े राज्य कौन से, अमर उजाला का ये कटिंग है, ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के हिसाब से, फिर महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और केरल। तो आपको 2-3 शुरू के याद रखना है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा, तो जनसंख्या में जो सबसे छोटा राज्य की बात करें तो ये कौन सा है, सिक्किम है। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो जनसंख्या में जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है, और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो आज के प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।